नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए पार्ट को लेकर आए हैं। हमने जो सीरीज शुरू करी थी 11वीं क्लास की भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक को लेकर, आज हम एक नया पार्ट है पर्यावरण और धारणीय विकास। पर्यावरण और धारणीय विकास के बीच में क्या कनेक्शन है, पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण के में भारत की अभी क्या स्थिति है, क्या भारत को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, धारणीय विकास क्या है, धारणीय विकास के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये सब कुछ जानेंगे हम। एक पार्ट ही करेंगे जो कितना बड़ा है नहीं, पार्ट पूरा, तो इसको एक पार्ट एक भाग के अंदर ही पूरा कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको डिटेल से जानने के लिए। इसका सबसे पहला सब टॉपिक है पर्यावरण की परिभाषा और पर्यावरण के क्या कार्य हैं, ये सब जानेंगे। इस पहले सब टॉपिक के अकॉर्डिंग सबसे पहला सब टॉपिक यही है। अब पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण वही है जो हमारे परिधन आवरण से बना हुआ है। परि प्लस आवरण, परिधन आवरण यानी यानी चारों ओर, आवरण यानी ढका हुआ, हमें जो चारों ओर से आदमी ढका हुआ है, हमारे चारों ओर जो है उसको पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों ओर मौजूद सभी चीज़ें, जिसमें पेड़ पौधे आ गए, जानवर आ गए, हवा, पानी, सूरज, मिट्टी, जो जीवित भी है और अजैविक भी है, जो निर्जीव भी है, ये सब पर्यावरण के अंदर शामिल हैं। अब इसकी आसान भाषा में, हम जिस जगह हम रहते हैं और जो चीज़ें हम घेर कर रखती है, जो चीज़ें हमें घेर कर रखती है, वही हमारा पर्यावरण है। अब पर्यावरण का मुख्य कार्य क्या क्या है कि हमारे पर्यावरण में हमारे क्या क्या योगदान देता है, पर्यावरण हमें क्या क्या कार्य करता है, पर्यावरण का क्या क्या कार्य है, ये सब एक देखते हैं एक एक टॉपिक के माध्यम से। पर्यावरण हमें सबसे पहली चीज़ देती है कि जो जीवन जीने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, जैसे कि हवा, पानी, ये हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, ये पर्यावरण के माध्यम से ही हमें मिलती है। पर्यावरण का पार्ट होती है, भाग होती है हवा, पानी, सब। ये हवा कहाँ ज़रूरत पड़ती है हमें सांस लेने के लिए? अब ये तो कॉमन चीज़ें हैं, सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, बिना हवा में जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। पानी की कहाँ ज़रूरत पड़ती है? पानी के बिना सब शून्य है। पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, खेती के लिए, सब चीज़ों के लिए पानी की आवश्यकता। अब भोजन क्यों ज़रूरी है? भोजन के बिना तुम क्लास भी नहीं देख सकते हो। फल, सब्जी, अनाज, दाल सब प्रकृति से मिलता है। और हमें पर्यावरण क्या क्या देता है? ये हमें पर्यावरण रहने के लिए जगह देती है, ज़मीन देती है, लकड़ी देती है जंगल से, पत्थर देते हैं, ये सब पर्यावरण के अंतर आएंगे। पर्यावरण देखो सजीव और निर्जीव दोनों से मिलकर बना हुआ है। आप इसको निर्जीव या सजीव में से एक मत मान लेना, ये ध्यान रखना कि सजीव और निर्जीव दोनों से मिलकर पर्यावरण बनता है। और प्राकृतिक चीज़ें अलग होती है और पर्यावरण अलग होता है। पर्यावरण दिल्ली के अंदर रहने वाले को भी पर्यावरण मिलता है, उसके पास धुआं वगैरह, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन सारा है, वो भी पर्यावरण के अंदर आएगा। और प्राकृतिक चीज़ें वो होती है जो नेचुरल है, जो हमारे जैसे प्रकृति नहीं दी है, वो प्राकृतिक होगी। और पर्यावरण अलग चीज़ है, ये इसको एक मत मान लेना, ये इसको ध्यान में रखना। और पर्यावरण हमें क्या करता है? ये प्रकृति में संतुलन बनाए रखता है। पर्यावरण हमारे प्रकृति में संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। किसके बीच में? पर्यावरण सब चीज़ों में भी संतुलन रखता है। ये बारिश करता है, समय पर बारिश होती है, खेती होती है। अब मौसम में पर्यावरण देखो हर तरीके की, सर्दी, गर्मी, बरसात, सब संतुलित रखता है। वो पेड़ पौधे लगते हैं इसके अंदर, जो ऑक्सीजन देते हैं और बारिश करने में भी मदद करते हैं। जानवर रहते हैं, जो मान लो शेर हो गया तो बाकी जो हिरण ज़्यादा हो जाएंगे उसको खा जाएगा, बकरियाँ ज़्यादा हो जाएगी उसको खा जाएगा। और ये जंगल में जो जानवर रहते हैं वो आपस में संतुलन बनाकर रखते हैं। ये है आप एक वो होती है जीव श्रृंखला, उसके अंदर देखोगे कि कैसे संतुलन बनाए रखा जाता है। अगर ये संतुलन बिगड़ जाए तो क्या हो जाएगा? सूखा पड़ सकता है, क्योंकि पेड़ पौधे काट दिए, ऐसा कुछ हो गया, बरसात नहीं होगी तो सूखा पड़ सकता है, बाढ़ आ सकती है,
और बीमारी फैल सकती है यदि पर्यावरण संतुलित नहीं रहे। पर्यावरण और क्या देता है? ये हमें प्राकृतिक संसाधन देता है। प्राकृतिक संसाधन क्या क्या देता है? ये खनिज देता है, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम आदि चीज़ें देता है। ये पर्यावरण हमें जंगल देता है। जंगल से हम विभिन्न प्रकार के फल, लकड़ियाँ, दवा, कागज इत्यादि हमें प्राप्त होती है। पर्यावरण सूर्य के माध्यम से गर्मी, सोलर एनर्जी इत्यादि देता है। हवा मिलती है प्राकृतिक संसाधनों से, जो पवन ऊर्जा, बिजली बनती है हवा से। इनसे देश का पर्यावरण का और क्या कार्य है? प्रदूषण को कम करना भी पर्यावरण का कार्य है। पर्यावरण खुद को साफ भी करता है। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण खाली प्रदूषित करता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर्यावरण खुद को भी साफ करता है। पेड़ ये गंदी हवा साफ करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। नदी ये गंदगी बाहर ले जाती है। हालांकि नदी के अंदर गंदगी फेंकना बहुत दुष्कर्म होता है, लेकिन फिर भी वो नदी तो बहा ही लेती है जो भी डालते हैं उसके अंदर। ये हमें खुद को समझना, सिविल सेंस की बातें हैं। अब पर्यावरण को सही रखने के लिए क्या करें? प्लास्टिक कम करें, पेड़ काटे ही नहीं, पेड़ और लगाए। ये सब चीज़ें पर्यावरण के लिए ज़रूरी है। अब पर्यावरण और क्या काम करता है? ये रोजगार और विकास में मदद करता है। पर्यावरण में हमें रोजगार मिलता है। पर्यावरण के अंदर हम खेती कर देते हैं, फैक्ट्री लगा लेते हैं, ज़मीन पर मजदूरी करते हैं, पर्यटन लोग आते हैं पर्यटन के लिए। लोगों की आजीविका पर्यावरण पर निर्भर है। अब जो इतने फायदे हैं पर्यावरण के हमने देखे, अब ये पर्यावरण खराब हो जाएगा तो हमें क्या नुकसान हो सकते हैं? अगर पर्यावरण खराब हो जाएगा तो हमारी हवा खराब हो जाएगा, हमारा पानी गंदा हो जाएगा, हमारी बीमारियां फैलेगी, तापमान बढ़ेगा, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है। तो पर्यावरण को नुकसान होने से बचाए कैसे सकते हैं? इसको पर्यावरण को नुकसान होने से कैसे बचा सकते हैं? उनकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले सबसे ज़्यादा पेड़ लगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाए, प्लास्टिक कम करें, गाड़ी कम चलाए। गाड़ी कम चलाएंगे तो मतलब फ्यूल कम जलेगा, जिससे वो एयर पोल्यूशन कम होगा, और साफ़ सफाई रखेंगे। इतनी कुछ चीज़ें होगी। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत की पर्यावरण की स्थिति, यानी ये तो हमने पहले देखा था कि पूरी ऑल ओवर पर्यावरण क्या होता है। अब पर्सपेक्टिव, भारत के पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि भारत की पर्यावरण की परिस्थितियाँ क्या है। भारत के अंदर कौन कौन से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कौन कौन से पर्यावरण में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन इत्यादि किस किस प्रकार की भारत पर्यावरण संबंधी समस्याओं का सामना कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, भारत की इतना सुंदर देश है कि भारत के अंदर जंगल भी है, पहाड़ भी है, समुद्र है, रेगिस्तान है, खेत है, यहाँ सब कुछ है। यहाँ बर्फ़ मिल जाएगा तो रेगिस्तान मिल जाएगा, पहाड़ मिल जाएगा तो मैदान मिल जाएगा, समुद्र मिल जाएगा तो सूखा मिल जाएगा। ये सब चीज़ें, भारत एक ऐसी स्थिति किसी और देश में होना नामुमकिन है जैसे भारत में स्थितियाँ, क्योंकि यहाँ हर टाइप की परिस्थितियाँ मिल सकती हैं हर एंगल से। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भारत का पर्यावरण धीरे धीरे खराब हो रहा है। भारत का पर्यावरण खराब क्या हो रहा है? भारत की स्थिति बहुत गंभीर स्थिति में आ चुका है। भारत का एयर पोल्यूशन के, भारत के सबसे बड़े शहर दिल्ली वगैरह, ये टॉप, वर्ल्ड में टॉप ज़्यादा पोल्यूटेड शहर में आने लग गए हैं। इतनी ज़्यादा गंदगी, गंदी हवा भारत में हो चुकी है। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? अब भाई कारण यही है कि यहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ, फैक्ट्रियों का धुआं, पराली जलाना, ये धूम्रपान से तो कितने ही होता है, बट ये भी रीज़न तो है ही है पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के। तो ये अभी बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है भारत सरकार और हम सब के बीच में कि इस पॉल्यूशन को कैसे निपटारा जाए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये एयर पोल्यूशन ज़्यादा है तो अब इसके क्या नुकसान है? लोगों को सांस लेने में बड़ी दिक्कत आ रही है इस एयर पोल्यूशन की वजह से। अब इनको आँखों में जलन हो रही है। ये सारी चीज़ें हैं जो एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। बच्चों और बुज़ुर्गों में इस बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस एयर पोल्यूशन की वजह से। अब है भारत के अंदर वाटर पोल्यूशन। आपको पता होगा कि गंगा इतनी मैली हो चुकी है कि इसको सही करने के लिए अभियान तक चलाना पड़ता है। हमारा सिविल सेंस बहुत ख़राब हो चुका है क्योंकि हम
हम जहाँ इच्छा किया कुछ भी कुरकुरे, कुछ भी बिस्किट, कुछ भी खाया और हम उसको डस्टबिन में फेंकने की जगह कहीं फेंक देते हैं। इससे हमारा चारों ओर कचरा का ढेर लग जाता है। कचरा ही कचरा। गाँवों के अंदर और स्थिति खराब हो चुकी है शहरों के बजाय, क्योंकि गाँव में अभी कोई ऐसी ऐसी वेस्ट मैनेजमेंट की कुछ चीज़ें अप्लाई हो नहीं रही। शहरों में अभी गाड़ी आने लग गई है तो उसका सिर्फ हो रही काम, बट गाँव में तो इतनी ज़्यादा हो गई है। अब पहले कहते थे कि गाँव में शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध ये होता है, बट गाँव में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो गई, क्योंकि गाँव में भी ये अब ये आधुनिकता फैल चुकी है, जिससे बहुत जहाँ देखो कि वहाँ प्लास्टिक ही प्लास्टिक मिलेगा, ये कैन मिलेंगे। और मैं खुद गांव में रहता हूँ, इस चीज़ें देखता भी हूँ। तो अब इसके कारण क्या क्या है? फैक्ट्री का गंदा पानी, सीवर, वाटर पोल्यूशन के कचरा नदी में फेंकना, ये सब वाटर पोल्यूशन के कारण है। अब नदियों में कोई भी कचरा मिलता है तो नदियों में फेंक देते हैं, सोचते हैं कि नदी तो बहा के लेके चली जाएगी, बट नदी कहीं ना कहीं तो वो वेस्ट को फेंकेगी, रखेगी ना, तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। और गंदा पानी, सीवर का पानी, कोई मैनेजमेंट नहीं होता है तो इस पानी के साथ मिल जाता है तो और ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो जाती है। और फैक्ट्रियों का गंदा पानी अब वो वापस फिल्टर नहीं करते हैं और ऐसी नदियों में बहा देते हैं, नालों में बहा देते हैं, तो इससे और ज़्यादा दिक्कत शुरू हो जाती है। अब पानी खराब हो तो बीमारियाँ फैलेगी इससे, और समुद्र में नदियों का गंदा पानी जाएगा तो इससे मछलियाँ मरेगी, पीने का पानी भी साफ नहीं मिलने वाला है। और भारत तीसरी सबसे बड़ी क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है भारत को, ये है डिफॉरेस्टेशन जो तेज़ी से हो रहा है। जंगल काटे जा रहे हैं। अब कारण क्या है? कारण तो क्या भाई, यही है, मकान बनाने के लिए चाहिए लोगों को लकड़ी, सड़क बनाने के लिए भी वन काटे जा रहे हैं कि यहाँ से सड़क निकाल दो और वन को काटे जाएंगे। और उद्योग लगाने के लिए भी वन काटे जा रहे हैं। वन काटे जा रहे हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है भारत को और पूरी दुनिया को। क्या नुकसान होगा? इससे बारिश कम हो जाएगी और क्या हो जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी और जानवर के घर भी खत्म हो जाएगा। जानवर घर खत्म हो जाएंगे, जानवर भी खत्म हो जाएगी। बायोडाइवर्सिटी पूरी की पूरी नष्ट हो सकती है जंगल काटने से। अब तीसरी चौथी बड़ी प्रॉब्लम है बढ़ती जनसंख्या। भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन क्या पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है। भारत में दुनिया में फर्स्ट नंबर पर आता है पॉपुलेशन से। भारत की सबसे बड़ी बीमारी बन चुका है जनसंख्या। अब मान लो एक आदमी जब पैदा होता है और मरता है, डेथ होती है, तब वो कितना सामान पृथ्वी पर फेंकता है, उसके लिए रिसोर्स की आवश्यकता पड़ती है। वो एक आदमी पर्यावरण पर कितना भारी पड़ता है। और भारत में तो भाई जनसंख्या का मत पूछो, कितनी जनसंख्या है। इसका असर क्या है भाई, एक हर आदमी जो पैदा होता है भारत में, हर आदमी चाहता है कि वो मकान बनाए, वो गाड़ी ले, और वो गाड़ी लेगा तो फिर कचरा करेगा, ज़्यादा प्रदूषण करेगा। तो जनसंख्या कम करना ही पोल्यूशन का बहुत बड़ा ठीक करने का कारण बन सकता है। जनसंख्या कम करना भारत को प्रदूषण से बहुत सारी समस्याओं का ठीक की जा सकती है। प्रदूषण को समस्याओं को ख़त्म कर सकता है ये जनसंख्या। और क्या है, कचरा की समस्या भारत के अंदर, ये तो मैंने कहा कि ये तो ऐसी समस्या है जो लोगों की सिविल सेंस नहीं होने की वजह से है। कहीं मार्केट में गए, कुछ खाया, उसको डस्टबिन में नहीं फेंके सड़कों पर ही फेंक देते हैं। ये क्या है, सुबह झाड़ू निकलने वाले आएंगे तो लेके चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कचरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ये तो लोगों को समझने की ज़रूरत है, लोगों को अपनी मानसिकता चेंज करने की ज़रूरत है और इसको गंभीरतापूर्वक सोचने की ज़रूरत है। कचरे की समस्या से निपटारा पाया जा सकता है। इससे प्लास्टिक बढ़ गए हैं, पैकेट फूड, ये इसके रीज़न है कचरे के, क्योंकि अब ये जो नमकीन वगैरह आती है, स्नैक्स वगैरह आते हैं, ये पैकेट फूड के अंदर आते हैं, खाते हैं और
कहीं घूमने जाते हैं लोग खा खुआ के ऐसे फेंक देते हैं। इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है भारत सरकार को और भारत के लोगों को। अब भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है? क्या भारत सरकार बस देख रही है पर्यावरण का नुकसान हो रहा है कि और कुछ कर रही है, ढंग का कोई एफर्ट लगा रही है? अब भारत सरकार पर्यावरण बचा करने के लिए योजना चला रखी है। क्या वन महोत्सव बना रखा है कि पेड़ लगाओ इसमें और हरियाली लगाओ, हरियाली बढ़ाओ। ये वन महोत्सव, स्वच्छ भारत मिशन अभियान चला दिया जो सफाई पर जोर दे रहा है। सोलर योजना चलाई है भारत सरकार ने। इसमें कहा गया है भी नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर ऊर्जा की योजना चली है कि भाई कोयला कम जले, इससे जंगलों पर भार कम आए। ये सब सोलर योजना शुरू करने से, सोलर योजना को बढ़ावा देने से ये ठीक हो सकती है। और अब राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से वहाँ जंगलों की सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है और जानवरों की सुरक्षा को बढ़ाया जाने की कोशिश करें। अब है धारणीय विकास, टॉपिक नंबर 9.4 धारणीय विकास। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ियों को भी अपना अच्छे से जीवन जीने के लिए मदद करे और अभी वर्तमान में के विकास में भी योगदान दे। ऐसा नहीं हो, ऐसा विकास करें हम कि आने वाली पीढ़ियां मुंह देखती रह जाए, उनके लिए कोई संसाधन बचे ही नहीं। यानी कोयले का, मान लो एक कोयला का एग्जांपल लेते हैं कि कोयला हम इतना यूज़ कर ले कि आने वाले पीढ़ियों के लिए कोयला बचे ही नहीं। ऐसा हमें विकास नहीं करना है। हमें ऐसा विकास करना है कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी प्राकृतिक रिसोर्स मिलते रहे। इसको ही कहते हैं धारणीय विकास, यानी जो लंबा टाइम लगातार चलने वाला विकास। धारणीय विकास का मतलब ऐसा विकास है जिसमें आज की ज़रूरतें भी पूरी हो और लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों पर असर नहीं पड़े। यानी आज की ज़रूरतें भी पूरी हो और आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी असर नहीं पड़े। यानी आज विकास करे, फैक्ट्रियाँ लगाए, सड़क बनाए और संसाधनों का उपयोग भी करे, लेकिन इतना उपयोग करे कि आने वाली पीढ़ियाँ भी इन संसाधनों का लाभ उठा सके। ऐसा हमें विकास करने की आवश्यकता है। अब क्या है, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था आपस में जुड़े हुए हैं। पर्यावरण और आर्थिक विकास एक दूसरे पर निर्भर है। हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। यदि हम विकास के लिए जंगल को काट देंगे हम तो बरसात नहीं होगी, हमें बायोडाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, खाने के लिए लाले पड़ जाएगी, इस बहुत सारी संभावनाएं बढ़ जाएगी और हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अब पर्यावरण के ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और क्या, भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान रखना। इसमें क्या है कि भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखना है। विकास ऐसा होना चाहिए आज की पीढ़ी ज़्यादा फायदा उठाकर भविष्य के पीढ़ियों को नुकसान नहीं पहुंचाए। यानी भारत का विकास या देश का विकास, दुनिया का विकास ऐसा होना चाहिए कि विकास चलता रहे, लगातार रुकना नहीं चाहिए। कोयला हम ज़्यादा यूज़ करके ख़त्म कर लेंगे तो फिर आगे कैसे विकास करेंगे। हमें इसके लिए कोयले का सब्स्टिट्यूट निकालना बहुत ज़रूरी है। अब इस धारणीय विकास के बारे में UNCED ने क्या परिभाषा दी है, जिसका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास परिषद है, इसको UNCED भी कहा जाता है। इसने एक शानदार परिभाषा दी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतें पूरी करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की क्षमता को नुकसान नहीं पहुंचाए। इसे ही धारणीय विकास कहते हैं। ऐसा विकास जो वर्तमान की ज़रूरतें पूरी करे लेकिन भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी ज़रूरतों की क्षमता को नुकसान कभी नहीं पहुंचाए। धारणीय विकास के अंतर्गत और क्या देखा जाता है, संसाधनों का समझदारी से उपयोग। पानी, जंगल, खनिज, ऊर्जा ये संसाधन है, इनका संतुलित और सीमित उपयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अंधाधुंध यूज़ करते रहे
तो एक दिन ये ख़त्म होने वाले हैं। पानी, जंगल, ज़मीन, खनिज ये सब एक दिन ख़त्म होने वाले, तो इसका लिमिटेड उपयोग करना चाहिए। सभी को समान अवसर। धारणीय विकास का उद्देश्य है सबकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो, सभी को अच्छा जीवन जीने का मौका मिले। यानी कोई भी देश का नागरिक, उसको बुनियादी आवश्यकताओं, बुनियादी ज़रूरतों की कमी नहीं हो। उनको बुनियादी ज़रूरतें हर आदमी को मिलनी चाहिए। वो जन्म लेता है तो वो मानवाधिकार होना चाहिए, ये बुनियादी आवश्यकता। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तहत किया जाता है। अब है सब टॉपिक धारणीय विकास की रणनीतियाँ, यानी भारत सरकार या कोई भी देश धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे की जाती है, इसके लिए क्या क्या नीतियाँ बनी जाती है, क्या क्या प्रयास किए जाते हैं, ये धारणीय विकास के अंतर्गत देखा जाएगा। तो चलो हम देखते हैं कि इसके लिए धारणीय विकास को अपनाने के लिए क्या क्या नीतियाँ बनाई जा सकती हैं। चलिए, ये धारणीय विकास तो हम देख लिया हमने। मुख्य नीतियाँ, रणनीतियाँ क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग, नेचुरल रिसोर्स का सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए। पानी, जंगल, जमीन, खनिज आदि का सीमित और समझदारी के साथ उपयोग करना। अब मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है धारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, यानी ऐसे ऊर्जा का उपयोग करना, ऐसे ऊर्जा रिसोर्स का यूज करना जो कभी ख़त्म नहीं हो, है ना। ये मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए, कि हम पेट्रोल कोयले की जगह हम सौर ऊर्जा का उपयोग करें, पवन ऊर्जा का उपयोग करें और जल ऊर्जा का उपयोग करें, क्योंकि ये चीज़ें अनलिमिटेड है। सूरज मिलता रहेगा और हमें ऊर्जा मिलती रहेगी, हवा चलती रहेगी और हमें ऊर्जा मिलती रहेगी, और जल बरसात होता रहेगा, और पानी है, समुद्र है, ऐसी ऊर्जाओं का उपयोग करके जो कभी ख़त्म होने की संभावना नहीं है ये उपयोग में ले जाए। और ये पेट्रोल, कोयला इत्यादि को जगह इनका उपयोग किया जाना बहुत ज़रूरी है, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और क्या है, प्रदूषण पर नियंत्रण रखना, फैक्ट्रियों का धुआं कम करें, कचरों का सही निपटान करें और प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें। जो आपको मैंने बताया था कि भाई हम भी ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ भी जाएंगे, मान लो कोई दुकान में जाएंगे, मार्केट में कुछ खाएंगे, मिठाई की दुकान पे, किसी भी दुकान में पानी पूरी वगैरह, तो हम खाने के बाद उससे डस्टबिन की डिमांड करेंगे। हम डस्टबिन की डिमांड करेंगे तो ज़रूर 100% वो लेके आएगा, क्योंकि उसको ग्राहक चाहिए होते हैं। ग्राहक को संतुष्टि के लिए वो कचरे के लिए डस्टबिन लेके आएगा। हमें एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये कदम उठाना चाहिए। और प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करें तो उसको फिर वापस रिसाइकल होने में और या उसको जलाने में, उसको ख़त्म करने का भी काम करें। ऐसा नहीं कि उसको फेंक दिया। अब क्या है, वापस रिसाइकल, जो भी सामान लेते हैं करते हैं उसका रिसाइकल ज़्यादा से ज़्यादा करें। पुरानी चीज़ों का रिसाइकल करें, दोबारा इस्तेमाल करना ही, और ताकि कचरा रिसाइकल करना ताकि कचरा कम हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और क्या करना चाहिए, पेड़ काटने से बचे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। ये पेड़ हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। जनसंख्या नियंत्रण है, अरे भाई साहब, ये भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी तो संसाधन पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ चुका है भारत के ऊपर। तो अब ज़रूरत क्या है, अब जागरूकता लाने की ज़रूरत है। लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि ज़्यादा बच्चा पैदा करना कोई होशियारी नहीं है, और परिवार नियोजन के उपाय देना ज़रूरी है कि भाई अब परिवार नियोजन करो आप। ऐसा नहीं है कि भर दो पूरी दुनिया। सभी को शिक्षा और जागरूकता, शिक्षा तो ज़रूरी है, तभी वो परिवार नियोजन वगैरह सीख पाएंगे। पर्यावरण क्यों ज़रूरी है, लोगों को सिखाना है, और संसाधन कैसे बचाए जा सकते हैं ये भी लोगों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों
हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था हमारा धारणीय विकास का टॉपिक भाग। हमने एक वीडियो के अंदर ही पूरा कवर कर दिया है। इसकी जो मेन ज़रूरी बातें वो सब हमने कंप्लीट कर दी हैं और हमने पूरा का पूरा एनसीईआरटी को एक शॉर्ट तरीके से, सिंपल तरीके से और पूरी एनसीईआरटी को कवर करते हुए, यदि आप एग्ज़ाम में ये चीज़ें लिखोगे ना तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी और आपके मार्क्स अच्छे आने की संभावना है। आपको हर चीज़, हर टॉपिक समझ में आए, ये हमने कोशिश की है। तो पसंद आए तो ये लाइक बटन है वो दबा देना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।